हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े के ऊपर। दोस्तों, मैं विश्व कुमार आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं आपके एसएससी जीडी 2022 एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके पहले ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करवा दिया है और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको बना करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, ताकि अगर आप न्यू आए हो इस चैनल के ऊपर और इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इसके पहले उन सभी वीडियोस को भी आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर का कितना मायने रखता है आपके एग्जामिनेशन में, तो इसीलिए आप सभी लोग उन सभी क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जीके और जीएस का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपका पैटर्न एग्जाम में आने वाला है हूबहू उसी पैटर्न पर लेकर के आया हूँ। तो इसमें आपको जीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जीएस के भी क्वेश्चन मिलेंगे और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में शेर को संरक्षित किया जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। लायन इज बीइंग प्रिजर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। ऑप्शन आप सभी के सामने है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, वहाँ पर जो है शेरों को संरक्षित किया जा रहा है, एशियाई शेरों को। ठीक है, अब यहाँ से अब कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी आप देखते चलिएगा। जैसे कि जो हमारा दुधवा है, ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में आपका हिरन का संरक्षण किया था। ठीक है, हिरन मतलब वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, हिरन। उसके बाद काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडा के लिए आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा अगर आप कॉपी लेकर के बैठे हैं तो। उसके बाद बात करें कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें हमारा बाघ, ठीक है, बाघ के लिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। ठीक है, कॉर्बेट बाघ के लिए, दुधवा हमारा हिरन के लिए है, काजीरंगा हमारा एक सींग वाले गैंडे के लिए है और गिर जो है आपका एशियाई शेरों के लिए है। ठीक है, तो आई होप कि इसका आंसर आपको पता चलेगा। इसका आंसर जो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है शेरों को संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, एनीमिया बीमारी में किसकी कमी होती है। ठीक है, यानी कि एनीमिया डिजीज लैक्स। ऑप्शन आप सभी के सामने, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर आयोडीन। तो किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयरन की कमी से जो है हमारा एनीमिया रोग होता है। ठीक है, अब देखिए एनीमिया रोग में क्या हो जाता है दोस्तों। तो एनीमिया रोग में जो आरबीसी की संख्या होती है ब्लड में वो कम हो जाती है, जिसके कारण से ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में अच्छे तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे कि हमारा सांस लेने में दिक्कत आती है, साथ ही साथ जो हमें कमजोरी महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है एनीमिया बीमारी के अंदर, और ये जो है आयरन की कमी से होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ड्यूटेरियम क्या है, यानी कि व्हाट इज़ ड्यूटेरियम। ऑप्शन है, हाइड्रोजन परमाणु का समस्थानिक है, हाइड्रोजन परमाणु का संभारिक है, हीलियम परमाणु का समस्थानिक है या फिर हीलियम परमाणु का संभारिक है। ऑप्शन आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी ऑप्शन दिया गया है, तो इंग्लिश में भी देख लेना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है हाइड्रोजन परमाणु का समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, उसमें जो है 2-3 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है प्रोटियम और एक होता है ट्राइटियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु का ये समस्थानिक होता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मोटर गाड़ी में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ मोटर व्हीकल। ऑप्शन है आप सभी के सामने, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर या फिर पैडोमीटर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोला है कि दूरी को मापने के लिए, तो दूरी को मापने के लिए हम लोग का ऑडोमीटर का यूज़ किया जाता है। आपने गाड़ी में देखा होगा, बाइक में जो हमारा एक रहता है ऑडोमीटर लगा हुआ रहता है, उसमें आपका डिस्टेंस पता चलेगा कि हाँ आपने कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया है इस बाइक के जरिए। ठीक है, तो वो ऑडोमीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर से हमारा गाड़ी का जो स्पीड होता है, ठीक है, वो हमें पता चलता है। उसके बाद बात करें टैकोमीटर की, तो टैकोमीटर जो होता है, जो रिवोल्यूशन होता है, कोई अगर घूमता है, गोल गोल घूमता है, तो उसका हमें स्पीड का पता चलता है। ठीक है, तो रिवोल्यूशन का स्पीड कैसे पता चलता है, तो वो टैकोमीटर से पता चलता है। एंड यहाँ पर एक और है पैडोमीटर। ठीक है, तो पैडोमीटर से हम लोग का जो हम टहलते हैं, बेसिकली जो पैर से मतलब चला गया दूरी है, उसको स्पीड को जो है मापा जाता है पैडोमीटर से, या फिर उसका डिस्टेंस को मापा जाता है पैडोमीटर से। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो भी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट था उसे भी मैंने आपको बता दिया। तो जो भी चीज़ आपको नहीं आता है तो उसको आप कोशिश कीजिए कि एक कॉपी में नोट कर ले, और जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वो आप रिपीट करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि जीके और जीएस का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो आप दिन में कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीके के भी याद करो, जीके जीएस के, और उसको कम से कम 3 बार आप
याद करो, ठीक है, तभी आपका जो जीके और जीएस मजबूत हो पाएगा। नहीं तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो जीके जिसका सिलेबस बहुत बड़ा है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का मतलब पूरा पूरा चांस है उसी क्वेश्चन को मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी जो है व्युत्पन्न राशि है, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी बोला है, ठीक है। व्हाट इज़ द फॉलोइंग ऑफ, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिराइव्ड क्वांटिटी, कौन सा डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है। तो देखिए वर्क का आपको बात किया जाए तो वर्क के बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये डिराइव किया गया है, ठीक है। फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर का कोई यहाँ पर डेरिवेशन नहीं होता है, वो डायरेक्ट टेम्परेचर का टी होता है, ठीक है। उसके बाद है दाब, प्रेशर का भी आपको पता होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो सभी का सभी जो है फॉर्मूला से मिलकर बनता है, लेकिन जो हमारा टेम्परेचर है वो अकेले में टेम्परेचर है, इसको हम कहीं से डिराइव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का डिराइव क्वान्टिटी है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्यों डिराइव है मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कि फिल इन द ब्लैंक्स है रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण यह संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है, यानी कि इम्यूनिटी इन विच अ वैक्सीन इज एक्वायर्ड ड्यू टू बीइंग गिवन और अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो बताना है इसका आंसर आपको। तो ऑप्शन देख लीजिए, प्राकृतिक, सक्रिय, निष्क्रिय या फिर अधिग्रहित, नेचुरल, एक्टिव, इनएक्टिव या फिर एक्वायर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा अधिग्रहित, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा कि जो अधिग्रहित रोग होता है, प्रतिरोधकता जो होता है जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण जो है संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो एक्वायर्ड इसका आंसर याद रखिएगा, अधिग्रहित हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपको याद नहीं होंगे, तो आपको जो है क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। रिपीट करिएगा तो अपना याद हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आपका रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे का मादा प्रजनन अंग नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, पुंकेसर या फिर हमारे एक और है अंडाशय। तो देखिए मैंने अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाने वाला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। देखिए बोला है कि पौधों का मादा प्रजनन अंग नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है। तो देखिए जो पुंकेसर होता है वो होता है हम लोग का मेल ऑर्गन, ठीक है। तो इसका आंसर तो पुंकेसर हो जाएगा, ठीक है। तो पुंकेसर जो होता है क्या होता है, पुरुष मतलब जो हमारा पौधा होता है तो उसमें जो है नर प्रजनन अंग होता है, ना कि मादा प्रजनन अंग। बाकी इसके अलावा जो वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, ठीक है, जो अंडाशय है, ठीक है, ये सारा का सारा जो है पौधों में जो मादा प्रजनन अंग है वो होता है, बशर्ते कि यहाँ पर जो पुंकेसर है वो हमारा नर प्रजनन अंग होता है पौधों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पर मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मान जो है किसके बीच होता है। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज बिटवीन, ऑप्शन आप सभी के सामने 1 से लेकर के 5, 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर के 100 या फिर 1 से लेकर के 100। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ठीक है, उसका वैल्यू जो है 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उत्पादन शुल्क निम्नलिखित में से किसमें लगाया जाता है, यानी कि एक्साइज ड्यूटी इज लेवाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यानी कि उत्पाद जो शुल्क जो होता है वो किस पे लगाया जाता है। तो ऑप्शन है व्यक्तियों पर, उत्पादन के सामान पर, कंपनियों पर, निर्यात आयात माल पर। तो उत्पादन का जो शुल्क है वो उत्पादन के सामान पर ही लगेगा, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर जो आपको क्वेश्चन देखकर ही पता चल जाएगा। तो उत्पाद शुल्क बोला है तो किस पर लगेगा, उत्पादन के सामान पर। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन प्रोडक्शन गुड्स, यानी कि उत्पाद के सामान पर जो है उत्पाद शुल्क आपका लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि लाइक ही हम लोग का एक मोटिवेशन का जरिया होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, तभी जो है हमें मोटिवेशन मिल पाएगा वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है पीडीएफ क्रिएट करने में और वीडियो बनाने में। तो एक लाइक आप कर दीजिएगा तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें आगे वीडियो बनाने के लिए। तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यूएनडीपी का अर्थ क्या होता है, यानी कि व्हाट डज यूएनडीपी मीन, यानी कि सिंपली से यहाँ पर यूएनडीपी का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ठीक है। अब देख लीजिए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो उसको भी याद रखिएगा, न्यूयॉर्क सिटी जो है उसमें हमारा यूएनडीपी का मुख्यालय स्थित है। इसका स्थापना भी पूछ सकता है, तो स्थापना भी याद रखिएगा 1965 में, ठीक है। कहाँ कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ से, तो यूएनडी का फुल फॉर्म यहाँ पर बन गया कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है यूएनडीपी का फुल फॉर्म। साथ ही पूछ देगा कि मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क सिटी है। उसके बाद स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ है। तो बस इतना सब याद कर लीजिए, तो आपका आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि राज्य विधानसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, यानी कि हु इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन आप सभी के सामने है, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। ठीक है, जो राज्य विधानसभा होता है तो उसका पीठासीन अधिकारी कौन होता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, जो हेड होता है। ठीक है, अध्यक्ष जो होता है वही जो होता है राज्य विधानसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कि किस अनुसूची के तहत जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख किया गया है, यानी कि अंडर विच शेड्यूल द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज मैंशनड। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, प्रथम, तीसरा, पाँचवा या फिर नौवां। ठीक है, किस अनुसूची के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख किया गया है। तो जो भी हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है तो उसको जो है अनुसूची 1 में, ठीक है, प्रथम अनुसूची में यहाँ पर उसका उल्लेख किया गया है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। ठीक है, तो प्रथम इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि 2011 की जनगणना के अनुसार 1037 जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर पुडुचेरी का है, केरल का है, मिजोरम का है या फिर दिल्ली का है। तो 2011 के अनुसार पूछा है कि 1037 जो है किसका लिंगानुपात था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी जो है उसका जो लिंगानुपात था 1037। अब इसका मतलब क्या है कि 1037 पुरुष पर जो है, ठीक है, 1037 पुरुष पर जो है 1000 महिलाएं हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो याद रखिएगा आप सभी लोग जो है कि पुडुचेरी जो होता है वहाँ पर 1037 था 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सक्सगाम घाटी कहाँ पर स्थित है, यानी कि सक्सगाम जो वैली है वो कहाँ पर लोकेटेड है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन है गिलगित बाल्टिस्तान के पश्चिम में या फिर अक्साई चीन के पश्चिम में, लद्दाख के दक्षिण में या फिर पेंगोंगा त्यो झील के पूर्व में। तो देखिए कुछ ऑप्शन भी यहाँ पर टेढ़ा है तो आपको उससे मतलब नहीं रखना, याद करना आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अक्साई चीन के पश्चिम में जो है हमारा सक्सगाम घाटी स्थित है। याद रखिएगा, रिपीट कीजिए। ठीक है, अक्साई चीन के पश्चिम में सक्सगाम घाटी है, अक्साई चीन के पश्चिम में सक्सगाम घाटी है, याद हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, दिया गया लोगो, यहाँ पर जो लोगो दिया गया है निम्नलिखित में से किस संगठन का है, यानी कि द गिवन लोगो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका WHO का यहाँ पर लोगो है। ठीक है, ये जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर ये लोगो है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो याद रखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है, यानी कि विच प्लैनेट इज नोन एज द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ। ऑप्शन है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। इंग्लिश भी देख सकते हो आप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शुक्र, यानी कि वेनस जो होता है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में माना जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग। अब देखिए यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन सा होता है और बाहरी ग्रह कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह 4 हैं, जो शुरुआत के जो 4 है जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है आपका आंतरिक ग्रह है। और बाहरी ग्रह क्या हो जाएगा, इसके अलावा जो 4 है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारा बाह्य ग्रह है। ठीक है, तो याद रखिएगा आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह मैंने आपको बता दिया, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी पृथ्वी के जुड़वा ग्रह जो है कौन है, वो शुक्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के थे, यानी कि कृष्णदेवराय बिलोंगिंग टू विच अम्पायर। ऑप्शन आप सभी के सामने दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, मौर्य या फिर सातवाहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर के थे ये। ठीक है, कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बाद के मुगल शासकों का वर्णन जो है नीचे दिया गया है, यानी कि कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और उसको जो है क्रम के अनुसार जो है सजाना है कि पहले कौन आए थे और उसके बाद कौन आए थे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले जो देखिए CDAB है, यानी कि सबसे पहले जो है यहाँ पर आए थे बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद मोहम्मद शाह आए थे, उसके बाद हमारे शाह आलम द्वितीय आए थे और लास्ट में अकबर शाह द्वितीय आए थे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बहादुर शाह प्रथम पहले आए थे, मोहम्मद शाही बाद में आए थे, उसके बाद में आए थे, फिर उसके बाद आए थे शाह आलम द्वितीय और उसके बाद अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, याद हो गया आपको, रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, CDAB, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर है कि भारत का नेपोलियन जो कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो उनको और किस नाम से जाना जाता है वो हमें बताना है। ठीक है,
तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पर याद हो गया आपको, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है वो पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन है पृथ्वी प्रथम वीर, महाराजा, महाराजा धीराज या फिर शंकरादित्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वी प्रथम वीर के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, और ये जो है गुप्त वंश के दूसरे शासक थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आगे यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन है कि स्कोरिंग अ कैनन, क्यू, हिट, बैक शॉट और निम्नलिखित में से किस खेल में उपयोग किए जाने वाला शब्द है? यानी कि ये जो शब्द है स्कोरिंग अ कैनन, क्यू, हिट, ब्रेक शॉट, ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बिलियर्ड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बिलियर्ड्स से ये संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। तो ये था दोस्तों हम लोग का टोटल 20 क्वेश्चन। आई होप कि आज का ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप जो उसे रिपीट कीजिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। एक दिन में कम से कम जो है 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपका याद हो जाएगा। और ऐसे ही मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ सेशन लगभग एग्ज़ाम दिन तक। ठीक है, तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। और कम से कम आज 20 क्वेश्चन मैंने करवाया, तो ऐसे ही रेगुलर चलेगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कम से कम 500 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, 500 क्वेश्चन में से एग्ज़ाम में आपका ये चांस है कि आपका 40% टू 50% आपका जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवाऊंगा उससे आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हर एक सेशन को आप देखिए, और जिसमें भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम अवेलेबल है। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर मैं आपको इसका आंसर भेज दूँगा। ठीक है, पीडीएफ आपको भेज दूँगा आंसर के साथ। बाकी दोस्तों सेशन अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें कुछ अच्छा सा मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। और बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।